वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज एक बार फिर हम लोग हिंदी का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो या पिछले हिंदी के क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा था और वर्णमाला में हम लोग विभिन्न स्थितियों को देखे हुए थे। आज उसी का एक अगला टॉपिक है व्यंजन का। व्यंजन अपने आप में महत्वपूर्ण और अद्भुत टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और शायद ही कोई एग्जाम्स होगा जिससे यहाँ से प्रश्न न पूछे जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने इसके लिए एक बेहतरीन चार्ट का निर्माण किया है और इस चार्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चार्ट को समझ लेते हैं, जो बहुत ही आसान है, तो आप किसी भी एग्जाम में यहाँ से ले यहाँ तक कि वनडे से लेकर सिविल सर्विसेज के सी सेट तक भी जितने भी एग्जाम हैं, नेट तक के भी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यह व्यंजन का एक चार्ट है। यदि संभव हो तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस पे विभिन्न तरह की चीज़ों को बताने में यह थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो जाता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं। यह वर्णों की कैटेगरी हम लोग जो देखे थे उसमें स्पर्शी व्यंजन और अन्य व्यंजन की कैटेगरी हम लोगों को देखना है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। पहला जो है वो है वर्ग है। इस वर्ग में यह वर्ग है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसमें जितने वर्ण आते हैं उनकी चर्चा की गई है और यह वर्ण किस प्रकार के आते हैं, हिंदी में किस तरह के वर्ण माने जाते हैं उनको देखेंगे। फिर इन वर्णों को जब हम लोग बोलते हैं, जब मुंह के अंदर से ध्वनि निकलती है या वायु निकलती है, तो वो किस स्थान पे टकराती है या किस स्थान पे उसके स्पर्श करने से यहाँ पे किस स्थान पे स्पर्श करने से वो ध्वनि क्लियर होती है, उस स्थल को, मुंह के अंदर के विभिन्न स्थल को या जगह को या अंग को दिखाया गया है और इसी आधार पर वर्णों का नामकरण होता है फ्रेंड्स, और यहीं से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला है, यह क वर्ग है और यह कैटेगरी स्पर्शी व्यंजन की है, जानते रहिएगा। यह क वर्ग है और क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ और अंग। इस क ख ग घ अंग वाला जो क वर्ग है, क के वर्ग के में आने वाले जो वर्ण हैं, इनको जब हम लोग बोलते हैं तो मुंह के अंदर से जो निकलने वाली वायु होती है वो हमारे कंठ से टकरा करके सीधे मुंह से बाहर निकल जाती है। इसलिए उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान कंठ हुआ, हमारे मुंह के अंदर में स्थित गले के पास कंठ। और इसीलिए इस वर्ण को या ये जो 5 वर्ण हैं, इन वर्णों को कंठ वर्ण कहा जाता है, क्योंकि कंठ से उच्चारित होते हैं या कंठ के स्थल से इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यह भी देखते हैं कि अगला जो वर्ण है वो है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ और ञ। यह भी स्पर्शी व्यंजन है। इनको जब हम लोग बोलते हैं तो उच्चारण स्थल या मुंह के अंदर से जो निकलने वाली वायु होती है वो तालु को, जीभ का ठीक ऊपरी वाला हिस्सा, यह तालु को स्पर्श करके बाहर निकल जाती है। इसीलिए इन 5 वर्णों को या च वर्ग को या च वर्ग में आने वाले वर्ण को तालव्य वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को हम लोग जानते हैं कि ध्वनि भी कहते हैं, इसलिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं या तालव्य ध्वनियां या वर्ण कौन से हैं, दोनों पूछा जा सकता है। तो जानते रहिएगा कि इसे तालव्य वर्ण या तालव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अगला है ट वर्ण। ट वर्ण में भी 5 यह वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ और अड़। ये भी स्पर्शी व्यंजन की कैटेगरी में है और इनको जब बोला जाता है तो मूर्धा क्षेत्र। मूर्धा क्या है, आप तालु देखते होंगे और दांत देखते होंगे। जो तालु और दांत के बीच का हिस्सा है, दांत का ऊपरी वाला हिस्सा और तालु के निचले वाला हिस्सा, इसी को मूर्धा क्षेत्र कहा जाता है, जो ऊपरी जबड़े में होता है।
ऊपरी जो जबड़ा होता है यहाँ पे हम लोगों का दांत होता है, यह तालु है, और यहाँ से हम लोगों के मुंह के अंदर से जो वायु निकलती है वो इस हिस्से में टकराती है। इसी को हम लोग मूर्धा क्षेत्र कहते हैं, दांत और तालु का बीच वाला यहाँ का ऊपरी हिस्सा। तो इसे मूर्धा क्षेत्र कहते हैं, इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण या मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। ठीक उसी प्रकार के अब अगले वर्ण है, 5 वर्ण इसमें भी हैं, वो है त वर्ग। त वर्ग में भी 5 वर्ण है, त, थ, द, ध और न। यह भी स्पर्शी व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। जब इनको बोला जाता है तो जीभ हमारी जो होती है वो दांत से टकराती है और वायु भी मुंह के अंदर से आके दांत से टकराती है, अर्थात उच्चारण स्थल या स्थान क्या है, तो दांत है हमारा टेथ। इसलिए इनको दंत्य वर्ण या दंत्य ध्वनियां कहते हैं फ्रेंड्स, जानते रहिएगा। अगला स्पर्शी व्यंजन की जो अंतिम कैटेगरी या अंतिम वर्ग है वो है प वर्ग, और इसमें भी 5 वर्ण आते हैं। पहला है प, फ, ब, भ और म। यह प, फ, ब, यह भी 5 है, और यह भी स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजनों की कैटेगरी है। इनको जब बोला जाता है प, तो हमारे दोनों लिप्स या ओठ होते हैं वो चिपकते हैं और खुलते हैं, और वो मुंह के अंदर से निकली हुई वायु इन्हीं दोनों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसलिए इनका उच्चारण क्या हो गया, उच्चारण स्थल क्या हो गया, ओठ हो गया, होठ, लिप। और इसलिए इन वर्णों को ओट्स्य वर्ण या ओट्स्य ध्वनियां कहते हैं। तो यह 5 जो वर्ग है, जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है कि स्पर्शी व्यंजन में कुल कितने वर्ग आते हैं, तो यह 5 वर्ग आते हैं। हालांकि एक 6वें वर्ग को भी हम लोग यह मानते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण। उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण में 2 आते हैं, यह ड और ढ। इनको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यह जो ड है वो कुछ कुछ इसी टाइप का लगता है, लेकिन इसके नीचे ये बिंदी आ जाती है। यह ढ भी है और यह ढ भी है, यह भी इसके जैसे लगता है, लेकिन इसके नीचे बिंदी आ जाती है। यहाँ पे बिंदी नहीं है, यहाँ पर बिंदी है। और यह कुछ ऐसा लगता है अंग के जैसा, लेकिन यहाँ पे जो बिंदी है वो साइड में होती है, यहाँ पे बिंदी नीचे की तरफ होती है। तो इन दोनों में भी अंतर है, इनमें और इनमें भी अंतर है। तो इन दोनों को हम लोग द्विगुण, मतलब 2 गुण इसमें स्थित होते हैं, या ऐसे वर्ण में या व्यंजन में 2 गुण होते हैं, इसलिए इनको द्विगुण कहते हैं। कौन कौन से गुण, एक पॉइंट वाला एक गुण और इसका एक जो मूल प्रॉपर जो वर्ण है वो वाला गुण। इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ झटके से हमारे तालु को स्पर्श करते हुए झटका देकर के आगे ऐसे निकलते हैं, ढ, तो ऐसे जीभ ऐसे झटका देकर के निकलते, उत्क्षिप्त यानी उत्क्षिप्त होती है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। और यह भी स्पर्शी व्यंजन की कैटेगरी में ही आते हैं, और इनका प्रयोग भी हिंदी में बहुत भारी मात्रा में स्थान स्थान पर होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। अगला है आगत वर्ण। इन आगत को विदेशी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, विदेशी वर्ण भी कहा जाता है। और आगत वर्णों में ज और फ ऐसे 2 बार आते हैं। यह कुछ यहाँ वाले जो हिस्से हैं, यहाँ जो स्पर्शी व्यंजन है उसी से आता है, जैसे फ है यहाँ से लिया गया है, जो यहाँ से, लेकिन इनके नीचे ये पॉइंट लगा होता है, इस वजह से इन्हें हम लोग आगत व्यंजन कहते हैं। आगत मतलब आने वाले व्यंजन, कहाँ से, विदेशों से। यह फारसी जो भाषा है वहां से या उनसे यह लिया गया है, और इनका वर्णों का प्रयोग फारसी, अरबी, उर्दू में होता है, जबकि हमारे हिंदी में भी कुछ मात्रा में ये होता है। तो इन्हें आगत या विदेशी वर्ण कहते हैं, या विदेशी या आगत व्यंजन कहते हैं, ये जानते रहिएगा। अगला महत्वपूर्ण कैटेगरी है अंत्यस्थ वर्ण की। यह अंत्यस्थ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, जानते रहिएगा। य, र, ल और व, यह य, र, ल और वह, यह 4 हैं अंत्यस्थ व्यंजन, और इन चारों की वर्णों की अपनी विशेषता होती है। इसको हम लोग लुंठित कहते हैं,
इसको हम लोग लुंठित वर्ण कहते हैं, जबकि इसको हम लोग पार्श्विक वर्ण कहते हैं या पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लुंठित और इसको पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ के ऊपर वायु लुढ़कते हुए जाती है, निकलती है, इसलिए इनको लुंठित वर्ण। जबकि वह को पार्श्विक, जैसे हम लोग वह बोलते हैं तो वायु जीभ के साइड वाले हिस्से से निकल के तब बाहर आती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। और यह चारों जो वर्ण होते हैं अंत्यस्थ या अर्ध स्वर के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि कई जगह इन्हीं दोनों को अर्ध स्वर माना गया है। यह एडवांस चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो वर्ण है महत्वपूर्ण, वह है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो मुंह के अंदर से जो वायु निकलती है वो जीभ पर ऐसे रगड़ खाते हुए जाती है। जब रगड़ती है तो वायु संघर्ष करती है जीभ के ऊपरी हिस्सों से, इसलिए इन्हें संघर्षी वर्ण कहते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं अगर हाथ को ऐसे रगड़े तो थोड़ी सी गर्मी ऊष्मा पैदा होती है, वैसे ही जब जीभ के ऊपर से वायु रगड़ते हुए जाती है तो बहुत नगण्य मात्रा में ही सही, लेकिन वहां पे ऊष्मा डेवलप होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन। जबकि वायु जब संघर्ष करते हुए निकलती है तो इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और ये है श, श, श और ह, इसमें भी 4 वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी है। अगला महत्वपूर्ण है संयुक्त व्यंजन। इन व्यंजन का निर्माण इन्हीं वर्णों के संयुक्त होने से या जुड़ने से हुआ है। इनकी संख्या भी 4 है, वर्णों की 4 है, और यह इन्हीं वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे इसका निर्माण हलंत क और हलंत स के मिलने से हुआ है, छ का, जबकि त्र का हलंत त और हलंत र के मिलने से हुआ है। जबकि ज्ञ का निर्माण हलंत ज और य से मिलकर के हुआ है। जबकि इस स का निर्माण स और र के मिलने से हुआ है हलंत यु। तो इस तरह से ये 4 वर्ण हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 4 हैं। किसी एक का नाम देकर के पूछता है उनका निर्माण में कौन कौन से वर्ण आए हैं। तो स में स बड़ा स और र, ज्ञ में ज हलंत युक्त है और य, और त्र में तो और र दोनों हलंत युक्त हैं, और छ में को और श दोनों हलंत युक्त माना जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इन व्यंजन को देखे हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसको हम लोगों ने देखा था कि यह तो स्पर्श के आधार पर है, यहां से लेकर यहां तक स्पर्श के आधार पर है। इसके बाद से श्वास के आधार पर भी हम लोग वर्णों को कैटेगरी बना करके देखे थे, जिसमें अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष वर्ण आते हैं। इनको यदि देखें उससे पहले थोड़ा सा इनको हम लोग काउंट करते हैं, जिनको बताया गया था कि इनकी कुल संख्या 41 है। यहाँ पे आप देखिएगा ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये 25 और यह 26 और 27, यानी यह स्पर्शी व्यंजन की जो कैटेगरी है कुल कितनी है? 27 है, 27, 25 ये, और उत्क्षिप्त व्यंजनों की 2 कैटेगरी 27। फिर यहाँ पर आगत जो व्यंजन है इनकी संख्या 2 है। फिर यहाँ पे अंत्यस्थ में हम लोग देखते हैं 4 है, फिर संघर्षी में 4 है, और फिर यहाँ पर जो संयुक्त वर्ण है इसमें भी 4 है। इन सबको जोड़िएगा 27, 2, 4, 4 और 4, इनका आंसर 41 ही आएगा। और यही 41 जो वर्ण है हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की जो संख्या है वो, और फिर प्रयोग के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो, उसी आधार पे आप इसको देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण।
तो इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए एक बेहतरीन कोड का निर्माण किया गया है, एक ट्रिक का निर्माण किया गया है। यदि आप इसको याद रखेंगे तो ये आपके जीवन भर काम आएगा और कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहले हम लोग जानते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। इन समस्त वर्णों में जब हम लोग उच्चारित करते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे आते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो मुंह के अंदर से जो वायु निकलती है वह कम मात्रा में निकलती है, और कुछ का उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में वायु निकलती है। यह वायु जो मुंह के अंदर से निकलती है, जो हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं, इसे प्राण वायु कहा जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए इन प्राण वायु के बाहर निकलने की मात्रा के आधार पर वर्णों को अल्प प्राण या कम प्राण, यानी कम मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु, या महाप्राण, या अधिक मात्रा में मुंह के अंदर से निकलने वाली प्राण वायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कम मात्रा में जब प्राण वायु निकले या मुंह के अंदर से वायु निकले या हवा निकले तो उसको अल्प प्राण, और अधिक मात्रा में निकले तो उसे महाप्राण कहेंगे। जबकि अघोष और सघोष के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। कुछ ध्वनियों को जब हम लोग बोलते हैं तो जो हमारे यहाँ पर गले के अंदर जो स्वर तंत्र होते हैं उनमें झंझनाहट आती है, उसमें गर्जना या घोष का भाव दिखाई देता है। आप माइन्यूट चीजें हैं, अगर बोले या उच्चारित करें तो आप उसको पकड़ सकते हैं। तो उनको जिसमें उच्चारित करते समय गर्जना ध्वनि या ऐसे स्वर तंत्रियों में कुछ कंपन की या ज्यादा कंपन की स्थिति दिखाई दे, उन्हें हम लोग सघोष कहते हैं, या इसको घोष भी कहा जाता है। सघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है, तो उनको घोष कहा जाता है या सघोष। और जिसमें ये चीजें नहीं दिखाई देती या ऐसा गर्जना नहीं समझ में आता है, उन्हें हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। तो इन चारों का डिफिनीशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि इसमें कितने कौन कौन से वर्ण हैं। तो अल्प प्राण के आगे लिखा है 135 135। इसको समझने के लिए इनकी कैटेगरी को हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसे। हम लोग यदि देखें तो ये पहला है, या दूसरा है, या तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यह कैटेगरी यहाँ तक स्पर्शी व्यंजनों में भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 5। तो इन्हीं को हम लोग 1 2 3 4 5 के कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। इसमें पहला वर्ण यह वाला पहला, फिर यहाँ पे तीसरा, यह तीसरा, फिर यहाँ पर पांचवा, यह पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा, पांचवा यानी 1 3 5 जो वर्ण है वह अल्प प्राण वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। तो कहने का मतलब हम लोग जो बोलते हैं तो उसमें कम मात्रा में वायु निकलती है इनके उच्चारण में और इनके उच्चारण में। इसीलिए इनको अल्प प्राण में रखा गया है। 135 का मतलब ये है 135। पहली इन स्पर्शी व्यंजनों का पहला वर्ग, फिर तीसरा वर्ग और फिर पांचवा वर्ग। और फिर आगे है प्लस अंत्यस्त वर्ण, अंत्यस्तों के सभी वर्ण। तो अंत्यस्तों को हम लोग कितने देखे हैं, यह जो 4 है, य, र, ल और व, यह चारों वर्ण इसी अल्प प्राण में आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण हम लोग बोलते हैं या करते हैं तो कम मात्रा में मुंह के अंदर से वायु निकलती है। फिर आगे है, यहाँ पर उत्क्षिप्त जो वर्ण थे अभी हम लोगों ने देखा है, उसमें 2 हैं। इन 2 वर्णों में पहला जो वर्ण है ये वाला, इनको हम लोग अल्प प्राण में रखते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में वायु निकलती है, और जबकि इसकी जो उच्चारण की प्रक्रिया होती है इनके उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है, इनको हम लोग महाप्राण में रखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो उसमें यही वर्ण आ रहा है। और बढ़े जब हम लोग कह रहे हैं तो ढेड़े पर यहाँ पर जो वर्ण है उस पर ज्यादा वायु, इस पर ज्यादा एम्फेसाइज हम लोग कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो ज्यादा वायु हम लोग मुंह के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है फ्रेंड्स। महाप्राण में जो शेष बचे हुए हैं 2 और 4, यहाँ पर यह दूसरा और चौथा, दूसरी की कैटेगरी और चौथे की कैटेगरी है इन स्पर्शी व्यंजनों में।
और इसके अलावा अभी हम लोग देखे हैं य वाला है, और फिर जो ऊष्म वर्ण है श श श और ह, इनको बोलने में हम लोगों के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा वायु निकलती है, प्राण वायु निकलती है, इसीलिए इन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। तो याद रखिएगा 1 3 5 अल्प प्राण 1 3 5 इस कैटेगरी ऐसे हम लोग डिवाइड किए हैं। इसको याद रखने के लिए या आपके समझ को बढ़ाने के लिए कैटेगराइज किया गया है 1 3 5, और फिर यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 वाला यहाँ पे ग्रुप और 4 वाला ग्रुप, और फिर ऊष्म आप देख ही रहे हैं यह कैटेगरी, और फिर ड यह उत्क्षेप्त वाला। तो ये कंडीशन है। अब अघोष और सघोष के आधार पर भी इसे डिवाइड किया गया है, और यही कोडिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 इसमें यहाँ पे 1 2 यानी पहली और दूसरी जो कैटेगरी ये है, इसको हम लोग किस में रखे हैं, तो यह अघोष है, क्योंकि जब बोला जाता है तो गर्जना या स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन नहीं आता है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊष्म है, ऊष्म में वायु तो ज्यादा निकलती है, लेकिन उसका ज्यादा एम्फेसाइज या उस पर ज्यादा दबाव हमारे स्वर तंत्रियों पर नहीं पड़ता है, इसलिए वहां पे कंपन ज्यादा नहीं होता है। इनमें ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण हैं, हम लोग देख रहे हैं। इन चारों जो वर्ण हैं, इनमें से केवल 3 ही श श स को हम लोग यहाँ पर अघोष में रखे हैं, क्योंकि हाँ जब कहा जाता है तो रगड़ भी होती है, और यहाँ पर भी उसका गले में भी वो कंठ पर भी उसका स्वर तंत्रियों पर भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कंपन होता है, इसलिए इसको हम लोग घोष या सघोष में रख दिए हैं, जानते रहिएगा। और सघोष में शेष जो बचे हुए हैं 3 4 5 वर्ण, इनको हम लोग घोष या सघोष वर्ण के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अंत्यस्थ के सभी वर्ण य र ल और व ये सब घोष में आते हैं, क्योंकि आप खुद उच्चारण करके देखिएगा, उनका जब उच्चारण किया जाता है तो वायु का ज्यादा मात्रा में यहाँ पे स्वर तंत्रियों पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर उत्क्षिप्त जो वर्ण हैं ये दोनों, और यहाँ पर ह जो वर्ण है वो आ जाता है। आप इनको याद कीजिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ बोल करके इनको उच्चारित करने का प्रयास कीजिएगा। आप खुद से समझ जाएंगे, इतना चार्ट बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि आपने उच्चारण करके समझ लिया होगा, इसको जान लिया होगा। तो इस तरह से ये हमारा एक बड़ा चार्ट बना था, इसलिए कि हम लोग इस वर्ण को बेहतरीन ढंग से समझ सके। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफी लाभ होगा और आपने इसको बखूबी समझा होगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।